क्या है भोपाल के इस हैरतअंगेज केस की सच्चाई? ऐसा क्या हुआ था 11 नवंबर 2013 की रात को कि पूरा भोपाल सन रह गया? कैसे मोहब्बत, हवस और प्यार पाने की चाहत ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया? क्यों आरोपी सजा मिलने के बाद हंस रहा था? क्यों पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? कितना शातिर था ये दरिंदा? आइए आज भोपाल के इस केस फाइल को डिटेल में जानते हैं। ये सच्ची घटना है भोपाल के पंचवटी कॉलोनी में रहने वाले मनीष तख्तानी की, जो अपने पिता दिलीप तख्तानी के साथ मिलकर प्लाईवुड बिजनेस को संभाला करता था। भोपाल में तख्तानी परिवार का बहुत नाम था और इनका बिजनेस भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, जिस वजह से पूरा परिवार न सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था, बल्कि आपसी रिश्तों में भी काफी मिठास थी। मनीष भी अपने माता पिता और अपनी पत्नी सपना के साथ हंसी खुशी रह रहा था। सपना खंडवा इलाके से ताल्लुक रखती थी और दोनों की शादी साल 2007 में हुई थी। मनीष और सपना की जोड़ी लाखों में एक थी, क्योंकि सपना एक तरफ देखने में खूबसूरत और स्वभाव से काफी चंचल और हंसमुख किस्म की थी, तो वहीं मनीष भी देखने में काफी हैंडसम था और इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी और माँ बाप ने दोनों बच्चों की रजामंदी से ही शादी की थी। सब कुछ परफेक्ट था और फिर सपना ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया इशिका। इस हंसते खेलते परिवार का अंत इतना भयानक होगा किसी ने सोचा नहीं था। तारीख थी 11 नवंबर और साल था 2013। देर रात पुलिस को एक फोन कॉल आया, जिसमें एक शख्स ने घबराती हुई आवाज में कहा, साहब भोपाल के बरखेड़ा पठानिया क्षेत्र में एक अजली बॉडी पड़ी हुई है। इसे इतनी बेरहमी से जलाया गया है कि इसकी पहचान कर पाना नामुमकिन है। ये शब्द सुनकर पुलिस भी तुरंत ही लोकेशन पर पहुंच जाती है टीम को लेकर और देखती है कि ये इलाका जंगल के बीच था और इसी वीराने से इलाके में बने खंडहर में इस बॉडी को देखा गया था। पुलिस ने बॉडी की हालत देखी तो उनका दिल भी दहल उठा, क्योंकि ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से आग के हवाले हो गया था, लेकिन जो पैर वाला हिस्सा था वो अब भी जस का तस था, यानी ये जला नहीं था। पर बिना चेहरे के पहचान करना पुलिस के लिए भी मुश्किल था। पुलिस बॉडी के आसपास उससे जुड़ी चीजें खोजने की कोशिश करती है तो पुलिस के हाथ एक लाइटर, माचिस और एक पेट्रोल का कंटेनर लगता है, जो कि बेबुनियाद थे। अब पुलिस एक स्ट्रेचर मंगवाती है और बड़ी मुश्किलों से इस अधली बॉडी को उस पर लेटा कर अपने साथ ले जाती है और पोस्टमार्टम रूम में भेजने से पहले उसकी एक बार फिर से छानबीन की जाती है। ऊपरी हिस्सा तो जल ही चुका था, इसलिए पुलिस उसकी पेंट को चेक करती है, जिसमें से इन्हें 4000 रुपए और एक गैस की रसीद मिलती है, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ा सबूत बनकर सामने आई थी। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर ये बॉडी है किसकी, इसलिए बिना देर करते हुए पुलिस गैस की स्लिप को लेकर गैस के गोदाम पर पहुंच जाती है। पर देर रात होने की वजह से गोदाम बंद था, लेकिन पुलिस गोदाम के कल सुबह तक खुलने का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए देर रात में ही जबरदस्ती गोदाम खुलवाया जाता है। गैस गोदाम का मालिक भी पुलिस को इस तरह आनन फानन में देखकर बहुत सहम सा जाता है और पुलिस इसे बॉडी की जेब से निकली गैस की रसीद दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रसीद चेक करने पर उसे नाम, पता सब कुछ पता चल जाता है और फिर ये पुलिस को बताता है कि ये मनीष तख्तानी के घर का एड्रेस है, जहां पर हर महीने सिलेंडर पहुंचाया जाता है। पुलिस मनीष के घर का एड्रेस लेकर यहां से चली जाती है और फिर अगली सुबह मनीष के घर पहुंचती है और घर वालों से बातचीत करती है। मनीष का परिवार भी काफी परेशान था। मनीष के पिता दिलीप पुलिस को बताते हैं कि हमारा बेटा कई दिनों से गायब है। ये सुनकर पुलिस को लगने लगता है कि शायद वो बॉडी मनीष की ही है। इस शक को दूर करने के लिए पुलिस फैमिली को अजली बॉडी की कुछ फोटोज दिखाती है, जिन्हें देखकर परिवार चंद मिनट में ही जीन्स को देखकर पहचान जाता है कि ये उनका बेटा मनीष ही है। इन फोटोज को देखने के बाद परिवार का तो हाल बेहाल हो जाता है और पूरे घर में मातम सा छा जाता है।
पुलिस ने भी बॉडी की पहचान कर एक सवाल का जवाब तो ढूंढ लिया था, लेकिन अब भी कई सवालों का जाल पुलिस के सामने बिछा हुआ था। और सबसे पहला सवाल तो यही था कि आखिर मनीष को इतनी बेरहमी से मारा किसने है। अब पुलिस सबसे पहले मनीष के बैकग्राउंड के बारे में खंगालती है, तो पुलिस को पता चलता है कि मनीष भोपाल का जाना माना कारोबारी है। उसका कारोबार काफी अच्छा है। ये देखकर पुलिस को लगता है कि शायद यही तरक्की उसकी जान जाने की वजह हो सकती है। पुलिस मनीष के पिछले रिकॉर्ड्स चेक करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि मनीष की किसी के साथ दुश्मनी तो छोड़िए अनबन भी थी। अब पुलिस की शक की सुई मनीष के परिवार, खासतौर से पत्नी सपना पर घूमती है। पुलिस जब सपना से रिलेटेड जानकारी निकालती है तो खुलासा होता है कि सपना का किसी भी फैमिली मेंबर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जब से सपना की शादी हुई है तब से ही इसने ससुराल को अच्छे से संभाला हुआ है। सास ससुर से लेकर मनीष तक भी सपना से बेहद खुश रहा करते थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सपना की मीठी बोली, जिसके चलते सपना गैरों को भी अपना बनाने में माहिर थी। यही वजह थी कि आस पड़ोस और रिलेटिव्स भी सपना को खूब पसंद करते थे। पुलिस के हाथ सपना से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं लगती है जिससे पुलिस उस पर शक कर सके या इस केस के लिए कसूरवार मान सके। सपना से शक की सुई हटने के बाद अब पुलिस के लिए उसको ढूंढना मुश्किल था जिसने मनीष को मारा। ना तो उसे किसी परिवार वाले ने मारा था और ना ही वो किसी दुश्मन का शिकार बना। अब पुलिस केस की जांच आगे बढ़ाते हुए मनीष के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन जांचने का फैसला करती है। कॉल डिटेल से पुलिस को जानकारी मिलती है कि मनीष की आखिरी लोकेशन भोपाल के कस्तूरबा नगर की थी। पुलिस तुरंत ही कस्तूरबा नगर की तरफ रवाना होती है और जब इस एरिया की छानबीन करती है तो पुलिस को एक लावारिस कार मिलती है जिसका मालिक था मनीष। सुराग मिलने की उम्मीद में पुलिस कार को भी चेक करने का डिसाइड करती है, और जैसे ही दरवाजा खोलकर कार के अंदर का जायजा लिया जाता है तो नजारा काफी दर्दनाक होता है, क्योंकि कार की सीट से लेकर स्टीयरिंग तक सब कुछ खूनी रंग मंगा हुआ था। लेकिन ये खून था किसका, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब पुलिस कार में ब्लड सैंपल इकट्ठा करके लैब में पहुंचा देती है, और जब रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि कार में फैला खून किसी और का नहीं बल्कि मनीष का ही था। ये जानने के बाद तो पुलिस भी बुरी तरह से चकरा गई, क्योंकि मनीष की बॉडी तो किसी और खंडहर से बरामद हुई थी, जबकि कार कस्तूरबा नगर में मौजूद थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? इसी कड़ी को सुलझाते हुए पुलिस को लगता है कि शायद मनीष को कस्तूरबा नगर में ही कार के अंदर मारा गया होगा और फिर बाद में उसकी बॉडी को उस वीरान इलाके में ले जाकर जला दिया गया होगा। लेकिन किसने किया ये सब? ये सवाल अब भी एक अनसुलझा राज बना हुआ था, और इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स तक पहुंचने में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अब पुलिस मनीष की कॉल डिटेल्स खंगालती है और इन्हें एक अननोन नंबर दिखाई देता है जिससे मनीष ने आखिरी बार बात की थी। इस नंबर पर एक बार नहीं बल्कि कई बार बात हुई थी, और मनीष ने भी खुद इस नंबर पर कई बार कॉल किया था। लेकिन पुलिस ये नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये नंबर है किसका। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने कई दिन तक मेहनत की, क्योंकि यही एक ऐसा क्लू था जिससे केस को सॉल्व करने में मदद मिल सकती थी। क्योंकि अब तक कई दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस को मनीष की जान जाने का कारण पता चला और ना ही वो शख्स मिला जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसलिए पुलिस ने किसी तरह इस नंबर की डिटेल्स निकलवाई और खुलासा हुआ कि ये नंबर सपना नाम की एक महिला के नाम पर रजिस्टर है। जी हाँ, वही सपना जो मनीष की पत्नी थी। इसने ही मनीष को अपने संजान नंबर से कॉल किया था। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सपना ने मनीष को एक अननोन नंबर से कॉल करके उससे बातचीत की? यही सवाल अब पुलिस सपना से भी पूछना चाहती थी। इसी पूछताछ के लिए पुलिस सपना को पुलिस स्टेशन बुला लेती है। पुलिस सपना से पूछती है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि मनीष की जान जिस दिन गई थी उस दिन तुम्हारी उससे एक बार नहीं
बल्कि कई बार बातचीत हुई थी, वो भी एक अननोन नंबर से। ये सुनकर तो मानो सपना के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, पर फिर भी ये पुलिस को घुमाने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन सपना के माथे पर पड़ती शिकन पुलिस का शक और गहरा कर देती है। इसलिए अब सपना के साथ सख्ती बरती जाती है, तो वो कुछ ही पल में सारा सच उगल देती है और ये कबूल करती है कि मनीष के संग जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा ही हाथ है। पर उसे मारने वाली मैं नहीं, बल्कि कोई एक दूसरा व्यक्ति था। और यहाँ पर एक नया किरदार पुलिस के सामने आता है, जिसका नाम था हर्षप्रीत। लेकिन ये हर्षप्रीत था कौन? जब यही सवाल पुलिस सपना से पूछती है तो सपना बताती है कि हर्षप्रीत मनीष का अच्छा दोस्त था और पूरी फैमिली से इसकी अच्छी बोलचाल थी। इसलिए हर्षप्रीत बिना झिझके कभी भी घर आ जाता था और मनीष की फैमिली की तरह ही ये भी एक अमीर तरीन बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था और खुद भी एक अमीर बिजनेसमैन था। पहले तो हर्षप्रीत मनीष के घर से थोड़ी दूर पर रहता था, पर फिर ये अपनी फैमिली के साथ मनीष के पड़ोस में ही आ गया, जिस वजह से इसका मनीष के घर पर आना जाना ज्यादा हो गया। परिवार को भी हर्षप्रीत के घर आने से कोई आपत्ति नहीं थी और बस यहीं से हर्षप्रीत और सपना दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। हर्षप्रीत जो अनमैरिड था, उसे सपना की मजाकिया बातें, लड़कपन और चुलबुला अंदाज बड़ा पसंद था। इसलिए वो दिन पर दिन उसके प्यार में गिरफ्तार होता जा रहा था और सपना को भी एक पार्टनर की जरूरत थी, क्योंकि मनीष अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता था, जबकि सपना चाहती थी कि वो उसके पास रहे, उससे बातें करें, और यही कमी हर्षप्रीत ने यहाँ पूरी कर दी थी। दोनों एक साथ बाहर घूमने जाने लगे। हालांकि शुरुआत में दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह साथ में टाइम गुजारा करते थे। कॉल्स और मैसेजेस पर एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार की पटरी पर उतर गई। हर्षप्रीत जो कुंवारा था और सपना के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, उसके लिए ये सब नॉर्मल बात थी। लेकिन सपना, जिसकी शादी को कई साल बीत चुके थे, एक बेटी थी, मनीष जैसा अच्छा पार्टनर था, पर इस सब के बावजूद भी हर्षप्रीत के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई और इस धोखे का उसे जरा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि हर्षप्रीत भी मनीष जितना ही अमीर है। अगर वो उसके साथ जिंदगी बिता लेगी तो उसे बाद में भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसी सोच के साथ उसने हर्षप्रीत के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत की और ये फैसला किया कि वो मनीष को रास्ते से हटाएगी और जब वो विधवा हो जाएगी तो हर्षप्रीत उसके लिए शादी का प्रपोजल भेज देगा। विधवा बहू या बेटी की दूसरी शादी कराने में परिवार को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह आसानी से हर्षप्रीत और सपना शादी करके एक दूसरे का साथ पालेंगे। अब प्लान तो एकदम रेडी था, बस प्यार में कांटे की तरह चुभने वाले मनीष को मारने की देर थी। मनीष को सिर्फ मारना ही नहीं था, बल्कि शक के घेरे से बाहर भी रहना था। इसलिए हर्षप्रीत और सपना ने एक और दूसरा प्लान बनाया और सपना ने हर्षप्रीत को आइडिया दिया कि तुम मनीष को गोली मारकर उसे कहीं दूर फेंकाना, जिससे कोई भी उसकी बॉडी को ढूंढ ना पाए। सपना की बात मानकर हर्षप्रीत मनीष को 11 नवंबर के दिन किसी काम का कहकर बहाने से मिलने के लिए बुला लेता है और मनीष अपनी कार लेकर हर्षप्रीत पर भरोसा करके उसे मिलने चला भी जाता है। हर्षप्रीत मनीष को सब सच बताते हुए कहता है कि मैं और तुम्हारी बीवी सपना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे जीते जी हमारा एक हो पाना नामुमकिन है। ये सुनकर मनीष गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका दोस्त और उसकी पत्नी दोनों साथ में मिलकर उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो सच जानने के लिए तुरंत ही सपना को कॉल करता है, पर इतने में ही हर्षप्रीत अपने साथ लाई गई बंदूक निकालता है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। हर्षप्रीत एक गोली मनीष के पेट पर मारता है और दूसरी उसकी छाती पर, और इस तरह बेरमी से उसकी जान ले लेता है। मनीष को रास्ते से हटाने के बाद
अब बारी थी उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की। इसलिए मनीष की बॉडी को दूर वीराने जंगलों में बने खंडहर में ले जाता है और डीजल डालकर उसे आग लगा देता है। हर्षप्रीत ने मनीष को आग के हवाले इसलिए किया था ताकि उसकी बॉडी किसी को ना मिल सके और मिले भी तो उसकी पहचान ना हो पाए। इसके बाद हर्षप्रीत मनीष की कार को कस्तूरबा नगर में खड़ी कर देता है, जिससे पुलिस कार को देखकर सिर्फ इसी इलाके को खंगालेगी और बॉडी तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। पर आखिरकार पुलिस ने मनीष की बॉडी और कार दोनों को ढूंढ निकाला और सपना के बयान के आधार पर जल्द ही हर्षप्रीत को भी अरेस्ट कर लिया गया। छानबीन के दौरान पुलिस को वो बंदूक भी मिल गई जिससे मनीष को मारा गया था। खैर, अब सच पुलिस के सामने था और उस पूरी घटना को अंजाम देने वाले भी पुलिस के सामने थे। इन दोनों के खिलाफ मनीष की जान लेने का मुकदमा दर्ज होता है और कोर्ट में इनका केस शुरू होता है। केस के दौरान सपना अदालत में गुहार लगाती है कि वो एक महिला है और उसकी एक छोटी बेटी भी है, इसलिए उसे सजा दिए जाने में थोड़ी नरमी बरती जानी चाहिए। जबकि आरोपी हर्षप्रीत ने भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हुए अपनी कम उम्र का हवाला दिया और पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने के चलते अपनी सजा को कम करने की गुहार लगाई है। लेकिन इन दोनों ने जो किया वो गलती नहीं बल्कि एक जुर्म था, एक सोची समझी साजिश थी। इसलिए कोर्ट इन दोनों पर कोई रियायत नहीं दिखाती है और करीब 4 साल तक दोनों का मुकदमा कोर्ट में चलता रहता। इसी बीच सपना और हर्षप्रीत दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने की भी कोशिश करते हैं। हर्षप्रीत का कहना था कि सपना ने ही उसे मनीष को मारने के लिए उकसाया था और यह पूरा प्लान उसी का था, जबकि सपना का कहना था कि मनीष को मारने वाली वो नहीं बल्कि हर्षप्रीत है। पर जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि इन आरोपों से कोर्ट इन पर दया दिखाने वाली नहीं है और आखिरकार 4 साल बाद कोर्ट इन पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाती है और साथ ही इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अपनी सजा को सुनकर जहां हर्षप्रीत की आंखों से आंसू छलक उठते हैं, वहीं सपना के चेहरे पर कोई दुख नहीं होता, बल्कि ये कोर्ट के सामने खिलखिलाकर हंसने लगती है। लेकिन जब इसे जेल में ले जाया जाता है तब इसे अपने किए का पछतावा होता है और ये फूट फूट के रोने लगती है। हर्षप्रीत पर आरोप लगाते हुए कहती है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे पता नहीं था कि हर्षप्रीत मेरे पति को मार देगा, लेकिन अब इसके रोने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि मनीष की जान जा चुकी थी और इन दोनों को सजा मिल चुकी थी। वेल, आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या सपना और हर्षप्रीत को उम्र कैद की सजा सही मिली या फिर ये इससे भी बड़ी सजा के हकदार थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।